हूँ, जो गोलवरकर और सावरकर के कदमों पे, पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है, आओ आमने-सामने लड़ो। और हमारा तो ये मानना ही है कि मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। कल जब सदन में बिल पेश किया गया, उस वक्त आप सो रही थी या देख रही थी? मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ रात बहुत उदास थे, बिल्कुल बिल्कुल जैसे होता नहीं, घबराहट सी महसूस, मतलब आंसू वैसे ज़ाहिर-सी बात है, देखिए कहीं न कहीं ये दर्द तो है ना। इस पूरे माहौल को देखते हुए पापा की कोई ऐसी लाइन सुमैया राणा को याद आया होगा? बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है, और उन्होंने सब अपना पहले से एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा है। अगर ये फेल होगा तो फिर हम ये करेंगे, ये फेल होगा तो ये करेंगे। तो अब इन्होंने सोचा अब ये सब भी फेल हो गया। हिंदू भाई हमारे सच में जाग गए हैं, उनको लग गया है कि ये देश गंगा जमनी तहज़ीब की विरासत है, जिसको पूरी दुनिया में इसका लोहा माना जाता है। उस वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश किया गया, लेकिन जब आप सो रहे थे उस वक्त पास हो गया। लेकिन साथ ही साथ एक तरफ संशोधन बिल पेश किया गया, उस पर बीजेपी खुशी मना रही थी कि बीजेपी की तरफ से बिल पेश किया गया और वो पास हो गया। दूसरी तरफ से खबर आती है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दे दिया, यानी 27% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका ने कही है। इन दोनों पर चर्चा इसलिए हम करना चाह रहे हैं ताकि आपको मालूम चले कि आखिर 2 ही तारीख को वक्फ संशोधन बिल क्यों पेश किया गया और अमेरिका ने 2 तारीख को ही ये 27% टैरिफ क्यों लगाया। खैर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुमैया राणा, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुमैया राणा जी, आपने तो देखा ही होगा, रात के 2 बजे वोटिंग में आखिरकार बिल पास हो गया। कैसे देख रहे हैं आप? मिराज फैजाबादी एक बहुत बड़े शायर हुए। उनकी एक नज़्म है कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और टाल देने से कोई मसला हल होता है, एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, और जो नहीं हो रहा है। ये जो हालात पैदा हुए हैं, मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड तो नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये स्टेप बाय स्टेप भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी और सत्ता में रहने के लिए वो क्या-क्या कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस किस्म का एहतजाज होना चाहिए इनके खिलाफ, वो नहीं हो रहा है। सदन में लोगों ने अपना पक्ष रखा, सदन के लोगों ने अपनी ड्यूटी कर दी। वो वहाँ पर यही कर सकते थे। कुछ वोट फेवर में कर सकते थे, कुछ उसके खिलाफ कर सकते थे। लेकिन अब जो सदन के बाहर लोग हैं, जो हम लोग हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? ऐसा नहीं है कि पूरी कम्युनिटी की बात की जाए तो उसका कोई एक सरबराह है, या उसके लिए उसमें हर एक इंसान को बराबर से सोचना होगा और बराबर से कदम उठाने होंगे, जो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं। अभी किरण रिजिजू जी को भी हम सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि इसमें हमने बाहरी किसी को नहीं जोड़ा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही रहेगा, और मुसलमान अपने अंदाज में, अपने ही जिस तरीके से वो चला रहे वैसे ही चलेगा, बस कुछ नया प्रावधान किया इसमें। ट्रिब्यूनल के सारे आपने पावर्स छीन लिए और उसको बाहरी ताकतों को, यानी देश की जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कह दी। तो ये तो मेरे ख्याल से उसी तरह है कि आपके घर के अंदर आप लोग रहेंगे, आपका घर रहेगा, लेकिन उसकी चौकीदारी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी चाबी जो है वो बाहर किसी दूसरे के हाथ में रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से है। ऐसा कैसे? मतलब फिर भी मुसलमान ही तो उसका सरपरस्ती करेगा। सरपरस्ती तो करेगा, लेकिन अगर जब ये चाहेंगे उस वक्त ये ट्रिब्यूनल को लात मार के और दूसरी कोर्ट्स में ले जाकर के फैसला अपने पक्ष में करा लेंगे। आपको क्या लगता है कि इस देश में, मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुसंख्यक की भावनाओं को देखने के बाद फैसला होता है, उनके आधार पर फैसला हो रहा है। कैसे मान लेंगे हम कि जो औकाफ की लैंड्स हैं, जो ज़मीनें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारी रह जाएँगी? हमें तो अंदेशा इस बात का है कि ज़िंदा रहने के लिए आपको छत नहीं मिलेगी और मरने के बाद आपको 2 गज़ ज़मीन भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसमें तो महिलाओं की भागीदारी और पसमानदा समाज को इंसाफ की बात कर रहे हैं। पसमानदा समाज की तो ये बिल्कुल भी बात ना करें। पहले आती हूँ मैं महिलाओं पे, आपने कहा। मैंने कल भी ये बात कई डिबेट्स में बोली कि 2 महिलाएँ रहेंगी सदस्य। 2 महिलाएँ करोड़ों महिलाओं की
मुसलमान महिलाओं का क्या भविष्य तय करेंगी, उससे कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है। और वो महिलाएं कौन होंगी वो भी ये तय करेंगे। सुमैया राणा नहीं बन सकती वहां की सदस्य, ये मैं आज आपको लिख करके दे रही हूँ। इकरा हसन का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने तो ऐसा मतलब सदन में बात रखा कि लोग रो गए। उन्होंने कहा अभी ईद की सवैयां खत्म नहीं हुई और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। देखिए इनका काम ही यही है, ये आपको एक गाल पे तमाचा लगाएंगे, दूसरे गाल से सहलाएंगे, यही काम है इनका। इन्होंने देखा कि ये खीस भी है। एक तो वजह वो जो अभी आप बोल रहे थे अमेरिका वाली, एक वजह थोड़ी सी ये भी है, इनकी खीस है क्योंकि इन्होंने पहले तो होली पे एक माहौल बनाया कि वो 52 जुमे होते हैं साल में और पता नहीं क्या होता है, होली एक बार आती है। उस पर हमारे हिंदू भाई मुसलमानों ने सबने मिल करके बहुत शांतिपूर्वक उस त्योहार को निकाल दिया। फिर ये अलविदा जुमे पर इन्होंने माहौल बनाया, वो भी सुकून से निकल गया। ईद पर तो इंतहाई खत्म हो गई कि एक भगवा ड्रेस में हमारे हिंदू भाइयों ने तिलक लगा के और मुस्लिम नमाजियों पर फूल बरसाए। ये छटपटाहट कहाँ ले जाएगी इनको? तो ये तो उन्होंने सब अपना पहले से एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा है। अगर ये फेल होगा तो फिर हम ये करेंगे, ये फेल होगा तो ये करेंगे। तो अब इन्होंने सोचा अब ये सब भी फेल हो गया, हिंदू भाई हमारे सच में जाग गए हैं। उनको लग गया है कि ये देश गंगा जमनी तहजीब की विरासत है, जिसको पूरी दुनिया में इसका लोहा माना जाता है। उसको कायम रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये आ गए वक्फ के ऊपर, ये हर उस नब्ज पर हाथ रखेंगे जो जो दुखती हुई हो। और इन्हें पता था कि मुसलमानों को कमर तोड़नी हो, उनको फाइनेंशियल तोड़ना हो, उनको हर तरीके से आपको डोमिनेट करना इसमें हो। तो फायदा हुआ ना, कमर कैसे टूटा? ये इसका फायदा भी बता रहे हैं बीजेपी वाले कि पहले ये होता था जैसे कि वक्फ की जमीन है, वहां पर किराएदार हैं। अब आप देख लीजिए इतनी जमीनें हैं और 130 करोड़ 200 करोड़ के आसपास जो है दिखाया जाता है कितनी कमाई है, जबकि उसमें हजारों करोड़ होना चाहिए। मतलब 5 रुपए किराया होना चाहिए, 50,000 किराया। लखनऊ के अंदर आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। लखनऊ के अंदर कितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो वक्फ की जमीनों पर बड़े बड़े सरकारी इदारे चल रहे हैं, उनका किराया कितना है? 150-200 रुपए। अगर सरकार सच में चाहती कि वक्फ में कुछ भला हो तो पहले तो वो किरायों को रिवाइज करती, आज के हिसाब से उनका किराया तय होता और वक्फ बोर्ड को मिलता। उससे वक्फ में काम करने वाली जो लोग हैं वक्फ बोर्ड में, उनको तनख्वाहें समय पर मिलती। और जो महिलाओं को जो गुजारा भत्ता मिलना है, तलाकशुदा महिलाओं को, जो शाबानों के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसके हिसाब से उस प्रदेश की शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उस प्रदेश का उन महिलाओं को गुजारा भत्ता देगा। आज तक किसी महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिला। तो वो गुजारा भत्ता वक्फ बोर्ड, मैंने स्टोरी की थी बहुत साल पहले, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड ही नहीं होता है तनख्वाह देने का, तो हम कैसे? तो फंड गवर्नमेंट उनको बढ़ाती नहीं है। उसके बाद जब गुजारे भत्ते की बात आती है तो वो ये कहते हैं हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या ये सारी चीजें जो एग्जिस्ट कर रही थी, क्या यहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती थी? इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनकी बिल्डिंग पूरी 5 सितारा होटल से भी ज्यादा लेविश है, वो वक्फ की जमीन के ऊपर है। नाम लेने से कतरा रही ना है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बोल रही हूँ मुकेश अंबानी की, मैं उस आगे वो भी बोलती मैं। लेकिन क्योंकि अंबानी अडानी ये सारे इनके फाइनेंसर्स हैं, इनकी कमाई का जरिया है, जब ये चाहते हैं उन लोगों को यहाँ से निकाल तो अब देते हैं। ये फायदा होगा ना, अनिल अंबानी ने मान लीजिए वक्फ की जमीन पर बना लिया है, तो अब उसको लेकर आपके हवाले कर दिया जाएगा। मेरे हवाले नहीं होगी, ट्रिब्यूनल की इन्होंने वो खत्म की। और उसके बाद अब ये केस मुकेश अंबानी साहब लड़ेंगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और वो जीतेंगे। ये मैं आज आप कहीं लाइए, मैं दस्तखत करके लिख करके दे दूं, अगर ऐसा होता है तो। अगर हम उस पर अपील करते हैं तो यही होगा। दूसरे मैं आपको और थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी। हालांकि वो उस वक्त मैं भी एक पढ़ ही रही थी, कुछ स्टूडेंट थी। ये शायद मायावती जी के जमाने की बात है। कुछ ताजमहल पे भी आया था कि वो वक्फ की संपत्ति पे ताजमहल पर आया था, कुछ आया था। आप नहीं समझ रहे हैं, ताजमहल को भी टारगेट किया जाना इनकी लिस्ट में है। इन्होंने पहले एक लिस्टिंग की है कि वक्फ को जब हम इस तरीके से अपने अंडर में लेंगे, बज़ाहिर तो नहीं लेकिन वैसे अपने अंडर में लेंगे और मुसलमानों के चंगुल से छुड़ाएंगे, तो हमें कहाँ कहाँ फायदा होगा और कहाँ कहाँ हमको राम मंदिर का ऑल्टरनेट मिलेगा अपनी फिर राजनीति चमकाने के लिए। आप समझिए बात, ये बहुत गहरी बात है। मतलब
फिर वही बाबरी मस्जिद, राम मंदिर जैसे अब माहौल वो चैप्टर बीजेपी क्लोज तैयार हो गया करना ना। चाहती है, वो चैप्टर क्लोज हो गया, अब नया बनाना चाहती आपने हमने मिलके खुले दिल से स्वागत किया राम मंदिर के फैसले का, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, हमने कहा ठीक है, वो उनकी लैंड है, उनकी श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है, ठीक है आप जाइए। वैसे भी विवादित जगह पे नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है इस्लाम में, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने देखिए ये मथुरा ले आए, काशी ले आए, संबल ले आए, बहराइच ले आए। अब ये इस तरीके से करते करते अब इन्होंने सोचा कि लोग इससे भी उकता रहे हैं, तो विवादित अब कुछ विवादितों रिश्ते से आपको भी, यानी विवादित ढांचों से जैसे और रिश्तों से आपको भी जोड़ा जाता है कि आप मुनव्वर राना साहब के जो है साहबजादी हैं, वो भी हमेशा विवादित भाषा का प्रयोग करते थे, कहीं ना कहीं आपको भी जोड़ा जाता है। देखिए मेरे पापा भी कहते थे, मैं भी कहूँगी कि मेरे पापा का एक शेर है कि मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था, मैं कोशिश कर चुका हूँ मुँह की कड़वाहट नहीं जाती। सच बहुत कड़वा होता है, सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी सबको अल्लाह नहीं देता है। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि हम सच बोलेंगे, वो भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा। जब मैंने जिस वक़्त में बहुत सारे ऐसे मामलात हो रहे थे, जब लॉकडाउन था और उस वक़्त में निज़ामुद्दीन मरकज़ को बदनाम किया जा रहा था, उस वक़्त में मुखर्ता से बोला, उस चीज़ को कोर्ट ने माना और वही फ़ैसला कोर्ट की तरफ से आया और वो सारे जो हमारे मरकज़ के लोग थे उनको बाकायदा बाइज़्ज़त उनको बरी किया गया। तो हम कहाँ गलत थे? पहले प्रथम दृष्टया हम गलत लग रहे थे, लेकिन वही बात तो हमने कही जो बाद में कोर्ट ने कही। तो चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आपकी मंशा की नहीं होंगी, सच होगा तो वो कड़वा लगेगा। मैं तो साफ ये बात बोलती हूँ कि बीजेपी ये सब जो नंगा नाच कर रही है, ये करना बंद करे। अगर इनको बहुत ज़्यादा शौक है, तो एक बार, मैं यहाँ पे आम जनता की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं आरएसएस मानसिकता के लोगों की बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो गोलवरकर और सावरकर के कदमों पे, पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। मैं उनसे बात कर रही हूँ कि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है, आओ आमने-सामने लड़ो। और हमारा तो ये मानना ही है कि मरना ही मुकद्दर है, आप तो फिर लड़ चैलेंज के कर रहे मरें। हैं। मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। मतलब आप अपने चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मुझे हक की लड़ाई लड़नी आती है और मुझे पूरा यकीन है, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान पर, इस कदम पर उनके साथ हूँ और मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोग इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देंगे कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ हक तलफी हो रही है और ये हक तलफी बिल्कुल नाजायज़ है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो काम कर सुनील रही जी, है। आप भूल गए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी राजधानी लखनऊ में हैं, और आप चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 में सीए एनआरसी आंदोलन को लीड कर रही थी, तब भी मुख्यमंत्री यही थे जिनका आप नाम ले रहे हैं, तब भी यही उत्तर प्रदेश था, मैं तब भी वहीं थी, आज भी यहीं हूँ और मैं यहीं रहूँगी और यही चैलेंज करूँगी, क्योंकि सच बोलने में मुझे कोई गुरेज़ नहीं है। मैंने कहा कि ज़िंदगी एक मिलती है, लेकिन आप उसको किस तरह गुज़ारते हैं ये आपके हाथ में है और मेरी ज़िंदगी, मैं जानती हूँ कि मैं सच बोलूँगी और जहाँ मुझे बगावत करनी है, मैं सबसे सरे-फ़हरिस्त में नज़र आऊँगी। अच्छा, एक सवाल है, कल जब सदन में बिल पेश किया गया, उस वक्त आप सो रही थी या देख रही थी? मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ रात सुबह को। 4 बजे, मतलब आपकी निगाहें उस पर थीं। जी, बिल्कुल। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता सदन में थे, अखिलेश यादव थे, चंद्रशेखर रावत जी थे और सारे बड़े नेता थे। लेकिन उसी में असदुद्दीन अवैसी भी थे। सारे नेता, मुस्लिम नेताओं के आँखें जो है वो नम थीं, जिस पे ज़्यादातर फ़ोकस किया गया असदुद्दीन अवैसी पर। देखिए, हाँ, मैं उस पर भी बात करूँगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी, अगर यूँ देखा जाए तो, बहुत तरीक़े से और बहुत मतलब एहतिजाजी जुमले इस्तेमाल किए और मुखरता से वक़्त के खिलाफ बात करी उन्होंने और संवैधानिक तरीके से बात करी। लेकिन मेरा यहाँ पे मुतालबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम तंज़ीमें और उनसे है जिनका घर है। हमें अपने घर को बचाना है, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बात बैरिस्टर साहब की कर रहे हैं, बिल्कुल बेशक बैरिस्टर साहब की जो सोच, जो उनकी फ़िक्र है वो जायज़ है। वो बहरहाल एक बड़े विज़न के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत, वो आगे की चीज़ें देख सकते हैं और मुझे लगता है कि वही भाव उनके चेहरे पर नज़र आ रहे थे। बहुत उदास थे, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे होता नहीं घबराहट सी महसूस, मतलब असदुद्दीन अवैसी उस ज़ाहिर-सी बात है, देखिए कहीं न कहीं ये दर्द तो है ना। अगर मैं ये कहती हूँ कि नदवा हो, देवबंद भी है उसमें शामिल, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, बहुत सारा पॉलिटिकल मामले में इतना मुदाखलत नहीं करते हैं जल्दी। अगर वो वक़्त पर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक बड़ा
खसारा मुसलमानों का दिख रहा होगा, तब इस तरह की बात अच्छा, हो रही है। इस पूरे माहौल को देखते हुए पापा की कोई ऐसी लाइन सुमैया राणा को याद आया मैं हो, मुनव्वर राणा साहब की मैं कोई तो लाइन? कल से बस मुझे मेरे दिमाग में वही पापा का एक चल रहा है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, हाँ। कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है, और अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। हाँ। और हम जैसे फ़कीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है, हम जैसे ही झुकने लगते हैं शान से रिदा गिर जाती है। ठीक है। लखनऊ मौलाना खालिद फिरंगी साहब, उन्होंने कहा हमारे लिए कई दरवाजे हैं, अगर बिल पास हो गया तो आगे जाएंगे, फिर आगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, कोर्ट तो जाएँगे। मेरे ख़्याल से पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये फ़ैसला किया है कि वो अब यहाँ की न्यायपालिका पर भरोसा जताएँगे और वहाँ के दरवाज़ा भी खटखटाएँगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। या शक है आस्था के बुनियाद? अब देखिए, नहीं, मंदिर का मामला तो ख़ैर एक अलग मामला था, चलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर उस देश के लोगों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो कहीं न कहीं मुझे भी उम्मीद है कि इस बार हम लोगों को न्याय मिलेगा, फ़ैसला नहीं। ठीक। तो हमारे साथ सुमैया राणा जी थे, यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। खैर, आप क्या सोचते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।